अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। बेसिकली तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन का असल इशू क्या है और दुनिया आलमी जंग की खबरें दे रही है। बहुत मुख्तसरन ये कह दूँ कि देखें, अमेरिका जो है यूक्रेन को अपने नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है, मतलब रशिया के बराबर में जाके बैठ जाना चाहता है। तो उसके लिए तो ये कितना बड़ा इशू है कि अमेरिका उसकी सरहद पे बैठ कर उसे वाच करना शुरू कर दे। कोल्ड वार से बड़ी वार है ये, जो 80s में अफगानिस्तान में जाकर खत्म हुई। एनीवे, मौजू पाकिस्तान है हमारा, क्योंकि उस डिटेल में बहुत लंबी डिटेल है, उसमें अभी नहीं जाना। बहुत दिलचस्प खबरें हैं पाकिस्तान में। मैं कोशिश की है कि मसला यह है कि लोग कहते हैं 10-12 मिनट में ख़त्म करो। 10-12 मिनट में तुम्हें ड्रेवन एजेंडा होता है, मैं वो कर सकता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, और न मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। कोई एक मौजू पर गुफ्तगू, इतनी खबरें हैं, अगर सबको जोड़ के जब तक नहीं देखेंगे तो आपको गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी, मामलात समझ में नहीं आएंगे। तो बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मौजूआत हैं जिन हो सके जितने हो सका कवर करूँगा, बाकी देखते रहेंगे। कालाबाग डैम पर तजवीज़ दे दी है जनाब मोहन्नस इलाही साहब ने, मतलब एक नया फसाद खड़ा करना है। तहरीक एतमाद तो आपको पता ही है कि उसके लिए दोनों तरफ से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और उसके चांसेस कितने हैं कि वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने क्या तैयारियां की हैं और वो क्या बड़ा इक़दाम करने जा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब के फ्यूचर का भी कहा जाता है कि फैसला हो चुका है। रास प्रोग्राम पर गुफ्तगू करेंगे जो कल गवर्नर स्टेट बैंक ने जिसको ओपन किया है, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। और प्राइम मिनिस्टर ने हैरान कुन तौर पे कल अपनी तकरीर में पहली बार 3.5 साल में अपोजिशन को टारगेट नहीं किया, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा पूरी तकरीर में, जिसे हम कह सकते हैं कि 3.5 साल में पहली नई तकरीर थी उनकी। और बहुत संजीदा दिखाई दिए। परेशान तो मैं नहीं कहूँगा कि वो बड़े कंपोज आदमी हैं, मगर बहुत संजीदा थे। इसका मतलब यह है कि सोचना समझना शुरू कर दिया है। फिर अल्ताफ हुसैन का मुकदमे की समाअत कंप्लीट हो चुकी है और कोर्ट की खबरें ये थी अभी 1.5 घंटे पहले तक कि जी वहाँ सब मौजूद हैं, मगर इंतज़ार के बावजूद अभी फैसला नहीं आया। मेरा ख्याल ये है कि 70% कि वो बरी हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ मीडिया से भी गुफ्तगू की है और ये कहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू वो भी हो सका तो हम बात करेंगे। फिर इकरारुल हसन ARY का जो एक एंकर है नौजवान, उसकी तीसरी बार पिटाई हुई है और अब की IB के अफसरों ने की है और कहा है जाता है, बता रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर सेहत कार्ड का तो आपने सुन ही लिया होगा कि वो नाकारा सा कार्ड है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर यहाँ मुख्तसरन जिक्र कर दूँ कि वैलेंटाइन डे के साथ हया डे भी बनाया गया, जगह जगह कैंप लगाए जमात इस्लामी ने। तो हमारे मोहतरम मौलाना सराजुल हक साहब ने कल एक ट्वीट किया कि बहुत सारे लोगों के साथ वो खड़े हैं और सबके हाथ में पोस्टर है हया डे के। तो मैंने उस पर कमेंट किया कि हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू गाइस, बट रिमेंबर कीप द कंडोम विद यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर पार्टनर। मैंने कहा भाई थोड़ा जरा चेजा भी लेना चाहिए। तो ये तो हया डे था। फिर पीरनी की वापसी, जिस पर मैं नहीं बोलना चाहता था, मगर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे बहुत इसरार किया है कि आई शुड, तो थोड़ा सा मुख्तसरन मैं उस पर भी गुफ्तगू कर लूँगा। फिर मेरे पास एक आर्टिकल है जो मेरे एक दोस्त ने, डॉक्टर नजीम सैयद, यही अमेरिका में ह्यूस्टन में रहते हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी तड़प है, मगर उनका लहजा भी बड़ा काटदार है, बहुत तन्नाजी है और बहुत थाटफुल भी है। बज़ाहिर तो हम जैसे और उन जैसे लोग गद्दारी कहलाते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो अब लोगों के सीनों में सुलगने लगी हैं, दहकने लगी हैं और फिर चमकने भी लगी हैं। तो मौका लगा तो मैं वो ख़त भी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। फिर एक वीडियो है आखिर में, वो दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लर्निंग हो जाए दोस्तों की। तो हम पहले बात करते हैं तहरीक एतमाद। देखिए, ये बड़ा शदीद कन्फ्यूजन है कि कामयाब होगी कि नहीं होगी, कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ सर पर है या नहीं है। मेरी एक दो फौजियों से मेरी गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलाना है अभी,
और 2023 तक कोशिश की जाएगी कि इसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि खान साहब अगर कुछ दिखा सकते हैं 1.25 साल में दिखा लें, नहीं तो ये सारी उम्र के लिए फारिग हो जाएं, शोर डालते रहेंगे सड़कों पे। अगर पहले निकाल दिया तो फौजी हल्के तो ये कहते हैं जो दुरुस्त भी हो सकता है और नहीं भी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये एक तारीखी वाकया होगा कि इससे पहले ऐसा नहीं हो सका कभी, और नाकाम हो गई तब भी एक तारीखी वाकया होगा कि खान साहब पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपना टेनोर पूरा करेंगे। तो मेरा भी ख्याल ये कि तहरीक अव्वल तो आएगी नहीं, आई तो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि MQM के कुछ दोस्तों से बात हुई है, वो साफ कहते हैं कि यार ये सब खेल तमाशा है, हमारे यहाँ तो अभी तक ये डिस्कशन भी नहीं हुई और कोई सीरियस इश्यू नहीं है। जो हम लाहौर गए, पंजाब गए, वो तो सिर्फ ये कि दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए जिन्होंने हिमायत की, और अपने तहादियों को भी बता रहे कि भाई हम इतने भी लेटे हुए नहीं हैं, वो के बेचारे अंगूठे के नीचे हैं, सबको पता है, वो हिल भी नहीं सकते। तो साथ में खबरें यह है कि खान साहब ने तय कर लिया है और उन्होंने समरी पर साइन भी करवा लिए आरिफ अलवी से कि अगर खान साहब को यकीन हो गया कि ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है और ये कामयाब भी हो सकती है तो वो उससे पहले असम्बलियां तोड़ देंगे। अच्छा, ये पहले भी कहा जाता था कि खान साहब कुछ भी कर सकते हैं और असम्बलियां तोड़ सकते हैं। तो अब क्या दावा किया जा रहा है, जो सहाफती ज़राए दावा करते हैं, जंग में कॉलम भी छपा है एजाज सैयद का, तो उसमें वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा है, मगर दोस्तों ने बताया कि जी एक समरी तो यह है कि वो साइन कर लेंगे, वो इस्तीफा देंगे और असम्बलियां तोड़ देंगे। दूसरे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को मुतमईन करने के लिए जो ये सारे खेल खेलती है, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए भी सदर साहब से साइन करवा लिए कि उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। और बाजवा साहब की चलत फिरत से भी अब लग रहा है, अगर आप नोट करें, जिस दिन नोशकी गए थे खान साहब आर्मी चीफ के साथ जो बलूचिस्तान में बलूच बागियों से लड़ाई के बाद जो वहाँ वाक़यात हुए, आपने देखा होगा कि लोग मारे गए, फौजी भी मारे गए, तो जिस दिन वो साथ गए थे मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि अभी पेश फटा नहीं है। तो उसके साथ ये खबर भी आ गई कि जब बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन और मिलेगी। मगर मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जब मैं लाहौर में था तो इस हवाले से जो फौजी ख़ानदान के लोग हैं, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई। वो कहते हैं कि अब की आसान नहीं होगा, फ़ौज में बहुत रिजेंटमेंट है एक्सटेंशन के ऊपर। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सोशो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, जो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो ये भी कहा कि अब की अगर ये एक्सटेंशन हुई तो फ़ौज में गोली चलेगी, जिसे बहुत सारे दूसरे ज़राए तरदीद करते हैं और उसको डिक्लाइन करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मगर ये कि फ़ौज में रिजेंटमेंट है। अब नदीम, अब वो क्या कहते हैं उनको, फैज़ हमीद कहाँ होंगे, क्या होगा, वो 1 साल के बाद की बातें हैं, मगर ये खबरें दी जा रही हैं। फिर जनाब आपको मैंने यह बता दिया कि पीढ़ी की वापसी का मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें उस पर बात करेंगे। मैं दूसरे पे आना चाहता हूं कि देखें, अल्ताफ हुसैन साहब का जो मुकदमा है उसमें जो गवाह पेश हुए हैं, मैं अपना तजिया दे रहा हूं, मैं कानूनदान नहीं हूं, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस आए, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बताया कि ये गुफ्तगू से पता चलता है कि रियासत जो है तशद्दुद पर कायम है और MKM भी सोच सी नहीं है और इसने भी बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तशद्दुद में इसका भी हाथ है, मगर ज्यादती भी बताई है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि जी मैंने दुनिया को बता दिया है कि जागीरदाराना निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम और फ्यूडल आर्ट्स और ये वो और सारी गुफ्तगू मैंने वो करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान क्या है। फिर उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा है कि नाइंसाफियाँ बढ़ती हैं तो मशक्की पाकिस्तान पैदा होता है। जो सानिया है बांग्लादेश का, ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, मगर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि खान साहब कह रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। उनका लहजा, जो वो अदाकारी करते हैं, जो मुंह टेढ़ा करते हैं, जो गले से आवाज़ें निकालते हैं, वो कुछ भी नहीं था। बहुत मैच्योर साउंड
और बहुत ठहराव उनकी तबीयत में देखने आया, जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था कि मैं पहला तनकीद निगार हूं उनका जिसने उनके इस लहजे पर, उनके अंदाज गुफ्तगू और उनकी अदाकारी को तनकीद का निशाना बनाया। और मेरा ख्याल ये था कि वो बीमार हैं, और जो बाद में वो बीमार निकले। तो मैंने कमेंट किया है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी की पोस्ट पे, जहां उन्होंने ये वीडियो लगाई जो मैंने देखी, कि मैंने कहा कि भाई अब तो बड़ा लहजा भी दुरुस्त हो गया है, अंदाज भी बदल गया है, आवाज़ भी दुरुस्त हो गई है, अदाकारी छोड़ दी है या अदाकारी से परहेज कर दिया है या इलाज करवा रहे हैं। कि उनके इस लहजे ने बहुत नुकसान पहुंचाया, मंजिल और मकसद से दूर किया, लोगों को बददिल किया। फिर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बीमारी के दौरान रोज़ सुबह को पीपल्स पार्टी से सुलह करते थे, शाम को वो इत्तेहाद तोड़ देते थे, और उन पर बहुत सारे दर्जनों इल्ज़ाम आते हैं। मगर मेरा यकीन कामिल है कि अगर वो अपने साथियों और अपने दोस्तों और अपनी पार्टी के करीबी लोगों को हर्ट ना करते तो 2014 में जो उन्होंने तकरीर की थी, जिस पर उन पर पाबंदियां लगीं और पार्टी टूटी, सारा कुछ हुआ, उस दिन नहीं होता, लोग खड़े हो जाते उनके साथ। कि उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये कहना कि इस पाकिस्तान को हम नहीं मानते, मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने दिखाया था, या मुस्लिम लीग तहरीक पाकिस्तान ने दिखाया था पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान नहीं है। इसलिए हम इस पाकिस्तान को नहीं मानते। हमें नहीं बताया था कि यहाँ कोटा सिस्टम होगा, नहीं बताया था कि क़ुरबा परवरी होगी, रिश्वत होगी, झूठ होगा, मिलावट होगी और जागीरदाराना निज़ाम होगा, या किसी एक इदारे का कब्जा होगा। इस पाकिस्तान को कोई नहीं मानता अब, और कितने मानते हैं मुझे नहीं पता। यह मुझे मालूम है कि अब सिंध में कोई नहीं मानता, बलूचिस्तान में मुकम्मल कोई नहीं मानता, और केपीके में भी आधे ही लोग मानते हैं। अली वजीर की आज जमानत मुस्तरद हो गई। उसका जुर्म क्या है? हुकूक की बात करता है, और जमानत भी कहां मुस्तरद हुई? सिंध हाई कोर्ट में, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। क्योंकि पीपल्स पार्टी अब इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, उससे इक़्तिदार चाहिए, हिस्सा बांट चाहिए। तो बात यह है कि साथ में मैं ये भी कहता चलूं कि कहते हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद से, हमारे ही दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम भी हुई तो खान साहब को फायदा नहीं होगा, अपोजिशन को होगा कि वो दिखाकर, कौम को बताकर अपोजिशन फायदा लेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। बल तो मेरा तो यकीन, बार बार कहता हूं कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, और इलेक्शन हुए तो तहरीक अदम-ए-एतमाद की नाकामी खान साहब को फायदा पहुंचाएगी। इसलिए कि खान साहब एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आएंगे पहली बार, और शायद कहीं ये जो रोज की लड़ाइयां हैं इस जमहूरियत में, जो लड़ा के रखी जाती हैं, पैदा की जाती हैं, लड़ाइयां दिखाई जाती हैं कि हुकूमत बचाओ, हुकूमत गिराओ, हुकूमत बचाओ, हुकूमत गिराओ, उसमें हुकूमत काम ही नहीं करती, इदारे टूट गए। क्यों? कि सिर्फ एक काम किया जाता है कि इलेक्शन फेयर नहीं होने दो। जब इलेक्शन फेयर नहीं होगा तो अपोजिशन शोर में जाती रहेगी, गिराने के काम करती रहेगी, लड़ाती रहेगी, अवाम तकसीम हो जाएगी और हुकूमत नहीं चलेगी। फिर ब्यूरोक्रेसी ने ऐश किया, और उस एक महकमे ने ऐश किया जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब वतन है, मगर वही सब इसकी सलामती के दर पे लगा हुआ है। उसी की पॉलिसियों ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है। वो समझ के नहीं दे रहा कि ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। आप गौर करें, छोड़ दें 90s की दहाई में क्या हुआ, मुशर्रफ के बाद 2008 से ले लें 2009 से, एक दिन भी जरदारी की हुकूमत में आपको यकीन था कि हुकूमत कंटिन्यू करेगी? या नवाज शरीफ के दौर में कभी यकीन था कि यह हुकूमत कंटिन्यू करेगी? या इस 3.5 पौने 4 साल में खान साहब की इस हुकूमत में आपको यकीन था कि यह हुकूमत कंटिन्यू करेगी? हुकूमतें बचाने में लगी हुई होती हैं अपने आप को, और अपोजिशन गिराने में लगी होती है। इसमें रियासत कैसे चल सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक रियासत मुनज़्ज़िम नहीं होगी, माशरा मुनज़्ज़िम नहीं होगा, माशरा मुनज़्ज़िम नहीं होगा तो फ़र्द मुनज़्ज़िम नहीं होगा, और जब फ़र्द मुनज़्ज़िम नहीं होगा तो ऐसा ही होगा कि हम एक दूसरे को अब रोज़ कहते हैं कि हम जानवर हैं, हम हैवान हैं, हमें इंसानियत वजूद ही नहीं रखती। जो वाक़यात हो रहे हैं, देखें ना, जो तबातुर से सिंध में, पंजाब में जो रोज़ाना के वाक़यात हैं, अगर वो गौर से देखें तो एक मुनक़सिम नहीं, एक मुंतशिर माशरे के तौर पर हम नज़र आते हैं। तो जब तक जमहूरियत, कोई भी निज़ाम हो, जमहूरियत हो, फाशिज़म हो, कहीं भी हो, जब तक रियासत मुनज़्ज़िम नहीं होती,
वो कानून, इंसाफ और मेरिट के तकाजे पूरे नहीं करती, माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने एक खास काम ये कर रखा है कि इलेक्शन सही नहीं होने देते, उसमें इंजीनियरिंग होती है। एक बार कहते हैं इलेक्शन दुरुस्त हुए, हालांकि वो भी गलत बात है कि जिसमें शेख मुजीब जीते उधर और इधर भुट्टो जीते, तो जो अक्सरियती पार्टी जीती थी उसकी बात नहीं मानी, मुंह टूट गया। तो अब उन्होंने तय कर लिया है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्शन में कि कोई एक पार्टी 2/3 लेकर ना आ सके, कोई बड़ी अक्सरियत लेकर ना आ सके। उसके नताइज हम देख रहे हैं, सामने हैं। तो इन सारी चीज़ों को गौर से देखिए। अब मैं आता हूँ रास्त का। कल एक प्रोग्राम किया गवर्नर स्टेट बैंक ने रास्त के नाम से कि डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं मुख्तलिफ। उसमें जो सबसे दिलचस्प बात थी, एक तो खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत छोटी सी तकरीर की जिसमें अपोजिशन के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जो पहली बार हुआ। मैं हैरानी से इंतजार कर रहा था कि अब खान साहब हमला करेंगे अपोजिशन पे, चोर डाकू लुटेरे भाग गए और डाकू जमा हो गए, जबकि खान साहब खुद डाकुओं के साथ बैठे हुए हैं। बस उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 500 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई आए गए स्टेट बैंक के थ्रू, डिजिटल प्रोग्रामिंग जो है बैंकिंग की। उसमें मैं इस बात को, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इकॉनमी का, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है कि नहीं, हो सकता है हुए हों। फिर साथ में उन्होंने बताया कि ये 80 मिलियन अकाउंट है और 100 मिलियन के पास अभी नहीं है जो होने चाहिए। ध्यान में रखें 22 करोड़ की आबादी है। तो डिजिटल के ऊपर मैं उस वक्त हंस रहा था कि 80 मिलियन से अगर 81-82 हो जाए तो बड़ी बात होगी। इसमें बूढ़े हम लोग भी शामिल हैं, इसमें नाखांदा जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी शामिल हैं, देहाती जो 60% तबका है हमारा, जिसका इंटरनेट से क्या लेना देना है, एक बड़ी अक्सरियत का जो खेत में किसान काम कर रहा है, टेलीफोन है लोगों के पास कि कॉल करने के लिए एंड और सेंड कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग ईमेल भी खोल लेते हो, मगर आप समझते हैं कि 100 मिलियन लोग और आ सकते हैं। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह कि ये रियासत 75 साल में छोड़े पानी, बिजली, गैस के इश्यूज जो बुनियादी हैं। मुझे अभी लाहौर में नादरा का एक 20 ग्रेड का अफसर मिला, नौजवान लड़का, तकरीबन 35-38-40 साल का होगा। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा बताओ कि नादरा ने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, ईच एवरी वन पाकिस्तानी इज ऑलरेडी देयर? तो उसने कहा नो, 30% इज स्टिल मिसिंग। 30% मिसिंग है। कैन यू बिलीव इट? किसी कारोबार में 5-10% की बचत होती है, या एक कौम जिसके सेंसेस भी पूरे नहीं होते, जिसका अपना इंटेंशनली या जैसे भी इसको कहिए कि 30% लोग ही मिसिंग हैं, पता ही नहीं है कि कौन है वो, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो क्या कोई प्रॉपर बजट बन सकता है, कोई नुमाइंदगी प्रॉपर हो सकती है किसी भी एंगल से? तो इन बातों को जरा गौर से देखें। 75 साल में हम अपना डेटा जमा नहीं कर सके। हम एज ए कौम तो खैर देखें, कौम तो कभी थे ही नहीं, ये तो झूठा नारा। हिंदुस्तान हमलावर आते ही कामयाबी इसलिए होते रहे। देखें हिंदुस्तान में यूनियन है, यूनियन का मतलब समझते हैं, निगोशिएशन, कन्वर्सेशन, स्वाप के बातचीत करके साथ रह सकते हैं कि कर्नाटका हो, पंजाब हो, सीपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, यूपी हो और महाराष्ट्र हो। इनके सब डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामी जमहूरिया कहते रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया को कोई तस्वुर मौजूद है वहाँ? गौर से देखें, ये यूनियन के तौर पर रह सकते थे, मगर यूनियन भी कैसे रहती है? जैसे 18वीं तरमीम कोई अजाब आप समझने लगे ना, इसलिए कि 18वीं तरमीम ने सूबों को आज़ादी दी है। ये सदारती निज़ाम की बात करते हैं। सदारती निज़ाम में भी अमेरिका में सूबे खुद मुख्तार हैं। चंद चीज़ों के अलावा कोई मदाखलत हो ही नहीं सकती वफाक की। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं बात को कहीं से कहीं ले जाता हूं। अब मैं थोड़ा सा इस पे आता हूं इकरारुल हसन, कि उसे एक आईबी के अफसर की रिश्वत पकड़ने के लिए गए थे, वो जो प्रोग्राम करता है। अच्छा, ये लड़का बहुत गौर से देखें, ये किसी महज़ब दुनिया में किसी मीडिया में होता तो इसका प्रोग्राम बहुत पहले बंद हो जाता कि ये गरीबों, कमज़ोरों, मजबूरों को जेलों में जाके, थानों में बंद लोगों को इंटरव्यू, थानेदार उसका अलवारा होता है कि हाँ भाई तूने बता क्या क्या किया है, जिसकी कोई यानी कि कानूनी हैसियत ही नहीं होती।
मगर ये कमज़ोरों के पास पहुंच जाता है, उनसे इकरार करवाता है, या हकीमों को पकड़ने पहुंच जाता है। ये रियासत के काम है, ये मीडिया का काम थोड़ी है। ये काम इनका तो काम होता है कि किसी बड़े वजीर के साहब को पकड़ कर लेकर आते हैं, ये सिंध असम्बली पहुंच जाता है जाली कार्ड बनाकर और वहाँ खप डाल देता है। तो सहाफ़ी जो आराम से पहले चले जाते थे उनके लिए भी मुश्किल पेश कर दी, इससे मुश्किलात खड़ी कर दी। तो ये मीडिया कमज़ोरों पर हाथ डालता है, गरीबों में हाथ डालता है। ये जाली बाबे पीर ये किसी समाज में बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी जिप्सी कहलाते हैं, वो बैठते हैं और हाथ भी देखते हैं, किस्मत भी बताते हैं। किसी ने कोई आज तक नहीं घुसा कि ये फ्रॉड, वो सब फ्रॉड ही कर रहे होते हैं 90%। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मीडिया दिखाए कि जनाब ये लोगों से पैसे ले रहा है, फलाना कर रहा है, और ये जाली डॉक्टर बैठे हैं, या घी की फैक्ट्री में जखीरा हुआ है, और चीनी की फैक्ट्री में हुआ है। तो ये तो हुकूमतों के काम है, और किसी की प्रेमिसेस में आप ऐसे घुस सकते हैं बगैर समन किए, बगैर कोर्ट के ऑर्डर लिए, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर। मगर ये कमाल शख्स से पहुंच जाता है तो अक्सर पिटता भी है। तो अब ये आईबी के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, ना ही जर्नलिज्म पढ़े हुए लोग हैं, ये गांव देहातों से आए हुए बच्चे हैं। हाथ तो सिफारिश जो है रिश्वत के बाद दूसरा बड़ा हथियार है। और मैं इस पर बहुत नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ ये कहूँगा मारना एक वाकई इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम है। मगर मीडिया के ऑनर्स को, उनके इंटेलेक्चुअल्स को, उसकी रियासत को, सबको सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के प्रोग्राम जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जो समाज को सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ इसके ज़रिए कमज़ोरों पर हाथ डाला जाता है, आपके ख्याल में कंटिन्यू होने चाहिए। जनाब अब पीरनी की वापसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, कहा जा रहा है कि जी वजीर शुरू हो गए कि खातून अव्वल के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू की जा रही है। पहले तो इस नाजेबा अव्वल तो ये नाजेबा गुफ्तगू ही नहीं है। अगर खातून अव्वल है और वो घर जाकर बैठ जाती हैं, सहेली के घर बैठ जाती हैं, अपना घर छोड़ देती हैं, वो पहले भी अपना घर छोड़ चुकी हैं, जो एक हैरान कुन वाकया था तारीख का कि एक मुरीद आता है तावीज़ लेने, एक 5 बच्चों की माँ। मैं इस पर बोलने से यूं ही एतराज़ कर रहा था कि फिर मैं सच बोलूँगा। जवान जहान बच्चों की माँ तावीज़ देने वाले से शादी कर लेती कि तू मुझसे शादी करेगा तो वज़ीर आज़म बनेगा। कहने वाले तो कहते हैं कि ये शादी भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी कि खान साहब जिस मिजाज के आदमी है, उनके घर में उनका अपना बंदा होना चाहिए जो उनकी एक एक्टिविटी बता सकता हो। और खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला तो शादी से पहले हो चुका था। पूरा इस सिनेरियो में इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सबको पता है कि पीरनी नाराज़ होकर आ गई उनके। देखें ज़रा तसव्वुर करें, वो एक शेर है कि रकीब रूस या कुत्ते का पिल्ला, रकीब रूस या कुत्ते का पिल्ला अबरुए यार को कहता है भाव। मगर खान साहब का रकीब रूसिया पाकपतन, उसकी सराउंडिंग नीला समथिंग इलाका कहलाता है, वो पूरा कंट्रोल करते हैं। कोई अफसर उनकी मर्जी के बगैर ना तैनात हो सकता है, ना तबादला, ना कोई तकर्री हो सकती है, और सारे मसाइल उस इलाके के वो हल करते हैं। अरबों खरबों की कहते हैं करप्शन है, और खान साहब ने मोहतरमा की करप्शन खुद पकड़ ली। इस पर वो नाराज़ होकर लाहौर चली गई थी। और जब ये शोर पड़ा और नजम सेठी जैसे लोगों ने खबरें देना शुरू की तो कहते हैं रातों रात मना कर ले गए। अब कहते हैं कि यानी नाजेबा हरकत है। खातून सहाफ़ियों के बारे में अस्मा शिराजी से लेकर गरीदा फारूकी तक जो जो गंदगी पीटीआई वालों ने डाली है, शर्म आती है। आज खातून अव्वल अगर घर जाकर बैठ जाए अपनी सहेली के घर, मैं उस सहेली पे बात नहीं करना चाहता, मेरी ज़बान मजबूर है कि कुछ अखलाकियात का तकाजा होता है, यार दोस्त नाराज़ होते हैं। मैं बहुत करीब से फैमिली को जानता हूँ, मैं बहुत सी बातें कह नहीं सकता। और मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूँ कि शर्म लिहाज ये होता है कि बहुत कुछ जानने के बावजूद भी आप खामोश रहें। मजबूरी होती है इसी समाज में रहना है। तो जनाब पीनी के वाक़े को जो लोग ये कहते हैं कि ये नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब नहीं है। यहाँ हिलरी क्लिंटन से लेकर लॉरा बुश से लेकर और सारा पैलन तक तो मैं गवाह हूँ, या खातून उस बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन का तो मैंने पहले जिक्र किया कि जनाब
मैं वहां से देख रहा हूं जिमी कार्टर के दौर से क्या क्या नहीं छपता रहा है यहां पर। तो ये कहते हैं कि जनाब, बड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे एक दो चीजें और भी आपसे शेयर करनी है कि आखिरी बात अब मैं करता चलूं कि देखें जनाब, मैंने हेडलाइन दी है कि इंतहा पसंदी की यूनिवर्सिटी कहां है और कौन चला रहा है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले हैरान कुन तौर पे बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी ड्रामा देखा, एक आईएस पीर का ड्रामा सिनफे आहन। उसकी राइटर का नाम देखते ही मेरी हंसी निकल गई कि ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है नसीम हज्जाजी से होती हुई तारिक इस्माइल सागर और छोटे मोटे और अशफाक अहमद से लेकर इस तरह के लोग पैदा करती रही है, जो मजहब को प्रमोट करते हैं, जो फौज को ही बताते हैं कि ये मुल्क चला रही है और ये शहीद फलाना, ये सारा पूरा जो एक सिनेरियो है जो आपको पता है। तो उसकी वो राइटर है। उस ड्रामे में और जो कुछ है वो तो छोड़े, पहली बार एक चीज का बड़ा एहसास हुआ, मैंने काकूल कभी नहीं देखी थी। क्या खूबसूरत मुनज़्ज़िम तरतीब से, बिल्कुल यूरोप अमेरिका जैसे यूरोप अमेरिका फिल्मों में नजर आता है, बिल्कुल काकूल वैसे नजर आता है। एक तो पहली बार पता चला कि जो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं, जो आखिर कहने वाला हूं, कि लोग कहते हैं कि हम हैं ही गंदे, हम हैं ही बुरे, हम में डिसिप्लिन है ही नहीं। मैं कहता हूं नहीं, मुनज़्ज़िम रियासत मुनज़्ज़िम माशरा पैदा करती है। तो वहां डिसिप्लिन है उस इलाके में, तो हर चीज तरतीब में है, कलर भी नजर आता है, सारे रंग नजर आते हैं, और बिल्कुल एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा की तरह हर चीज वैसी यूरोप की तरह नजर आती है। तो हमें सलाहियत तो मौजूद है, वो ये लोग कहीं बाहर से तो नहीं आए, ये तो अक्सर से, हालांकि इनकी तो गांव देहातों से आई है, मगर कैसे डिसिप्लिन की वजह से, सजा जजा के निज़ाम की वजह से हर चीज अपनी जगह पे दुरुस्त है। मगर इन्होंने शहरी इलाकों में नहीं आने दिया, ये 10-10 साल हुकूमतें भी करके जाते रहे, मगर ये डिसिप्लिन अवाम में नहीं आने दिया। अब उसमें एक हैरान कुन जो बात देखी, वो दिखाया कि लड़कियां जो है हमारी आजकल फौज में जा रही हैं, और एक बड़ा क्रेज भी है, ये प्रमोट किया गया ना। जैसे मेरे बचपन में जीडी पायलट बनना एक बहुत बड़ा क्रेज था कि मुझे से लोग भी पहुंच गए थे, वो फेल हो गया, जो एक अलग कहानी है। बहरहाल तो उसने दिखाया कि एक जगह पर पूरा डिसिप्लिन दिखाया है, कैसे ट्रेनिंग होती है। तो वो लड़कियां जो है ना मार्च भाग रही हैं, वो दौड़ लगा रही हैं पीछे कंधे पे बंदूक रख के, तो नारा लगाया जा रहा है दौड़ के दौरान, हक हक अल्लाहू 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 हक हक अल्लाहू। मैं हैरान परेशान देख रहा कि एक ऐसी फौज, एक ऐसे मुल्क की फौज जहां हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और मुख्तलिफ फिरके मानने वाले भी रहते हैं, कुछ हक अल्लाह को जायज समझते हैं, कुछ इसके बारे में भी अजीब अजीब बातें लिखते हैं। रियासत का इन बातों से क्या लेना देना? फिर कहते हैं इंतहा पसंदी है, जहाद प्रमोट भी करते हैं, फिर खुद ही मारते हैं। तो जनाब मैं इस पे और क्या कहूं। अच्छा, फिर वो अक्सर फौजी कहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला सरदार नहीं हल होने देते, तो उसमें खासकर एक रोल दिखाया गया है, एक किरदार और एक कहानी का पोर्शन कि बलूचिस्तान का सरदार तो होता ही बदमाश है। मतलब जो आम गुफ्तगू करते हैं वो सब दिखाया है। फिर ये ड्रामे और ये फिल्में और ये तराने, ये किसी फौज का मैंने तो कभी नहीं सुना। ये तो सिर्फ यहीं पर, या तो मैं कम मिल आदमी हूं कि उनकी अपनी डॉक्यूमेंट्री जो प्रोफेशनल होती है वो तो यकीनन होती है, मगर बाकायदा फिल्में बनाई जा रही हैं, ड्रामे सीरियल बनाए जा रहे हैं और ये प्रमोट किया जा रहा है। तो उस पर मैंने एक दो तीन फौजियों से, बल्कि कहना चाहिए 4 फौजियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा तो इसमें क्या बुराई है, हम इस्लामी फौज है, हमारे यहाँ शहीद होने का तसव्वुर है और हम तो जाते ही मरने के लिए। मैंने कहा अच्छा, एक एक कर्नल को 400-400 एकड़ ज़मीन मिलती है, जनरल को 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन मिलती है, और दुनिया की बाकी फौजें क्या मरने नहीं जाती? वो नहीं मरती, उन्हें नहीं पता होता फौज में जाते हुए कि उन्हें वो मर भी सकते हैं। तो उस पर वो कहते हैं नहीं जनाब, ये वो फौजें भाग जाती हैं और डर जाती हैं। अफगानिस्तान के मुझे 1-2 वाक़यात अमेरिकन फौज के सुनाने लगे, विच इज़ वो लॉजिकली नहीं थे, जो मैं क्या कहूँ उस पर। तो बात यह है कि ये जो आज दहशत गर्दी है, वो लोग ठीक कहते हैं कि इसके पीछे वर्दी है।
तो मुझे एक फौजी ने दिलचस्प बात बताई, ये तो कुछ भी नहीं है, इस्लामाबाद में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, असल तो वहां मजहब पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, आदत डाली जाती है। तो मुझे उसकी डिटेल नहीं बताई उन्होंने। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जड़ कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, मगर मानते नहीं है। अब ये फसाद के नाम पर रद्दुल फसाद भी होता है, जिहाद भी होता है। ये कब तक खेलेंगे ये खेल? वो नदीम सैयद का खत मैं आखिर में सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज वीडियो बड़ा हो गया है, मगर मेरी मजबूरी है, मैं उनसे वादा भी कर चुका हूं, और इसे ये जो मैंने गुफ्तगू की है इसे समेटने में भी आसानी होगी। प्लीज, ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नदीम सैयद, यही ह्यूस्टन, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। उनके आर्टिकल का उन्वान है नाकाम रियासत, नाकाम तजर्बा, पाकिस्तान। 70 साल बाद भी कोई डायरेक्शन नहीं, आधा मुल्क खो दिया, लेकिन दावा यह कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया था। घर में खाना नहीं और जिस्म पर ठीक से कपड़े भी नहीं, मगर बातें हैं कश्मीर की आज़ादी की, ग़ज़वे हिंद की, दिल्ली पे झंडा लहराने की। किराए के गोरीले दुनिया भर में कहलाते हैं, कभी फ़लस्तीन में मुसलमानों पर बमबारी, तो कभी यमन में गोलाबारी, कभी कश्मीर में जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात। इस तमाम कन्फ्यूजन का हल क्या है? खुसूसी तौर पर फौजी ताकत देखते हुए पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल आखिर क्या निकाला जाए? देखें, अभी 85, मैं यहाँ रुक के कह दूँ, 85 यमन में बच्चे मारे गए इस्लामी इत्तेहाद, जिसकी सरबराही राहिल शरीफ करते हैं, मगर ये इस्लामी फौज है जैसे मैंने पहले जिक्र किया। पाकिस्तान को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर देना चाहिए, बाल्कनाइजेशन रशिया की तर्ज पे, या यूएई जैसे तकसीम है कि अबू ज़ैबी और दुबई और मुख्तलिफ जो उनके छोटे छोटे मुँह हैं। इस्लाम के नाम पर या मुसलमान कौम के नाम पर इन कबाइल को अब यकजा नहीं रखा जा सकता। ये तजर्बा नाकाम हो चुका। ये इस मुल्क के लोगों के साथ अब ज्यादती होगी कि ज़बरदस्ती इनको मजहब या पाकिस्तान के नाम पर बंदूक की ताकत के जोर पर यकजा रखा जा सके या रखा जाए। मुल्क की हालत यह है कि एक सूबे की आबादी 12 करोड़ है और दूसरे सूबे की 2 करोड़। जो पार्टी इस एक सूबे यानी पंजाब में जीत गई वो पूरे मुल्क पर काबिज होगी, यानी इसको दूसरे सूबों की जरूरत ही नहीं रही और न थी। नवाज शरीफ का तजर्बा हमारे सामने है, और जो प्रोपोर्शनली चीजें देखें, ओहदे कहाँ हैं। आज तक किसी में भी यह हिम्मत नहीं हुई कि पंजाब को 20 या 30 छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स या सूबों में तकसीम कर दें अगर ये मुल्क बचाना है। सिंध की हालत तो और भी बुरी है कि एक नाम नेहाद लीडर ने सिंध को शहरी और दही सिंध में बदलकर अजीब व गरीब तकसीम का कोटा सिस्टम लगा दिया, यानी दही सिंध जो गैर पढ़ा लिखा था, या अगर सादा जबान में कहें ना खादा था, मैं जो उन्होंने लफ्ज लिखा नहीं बोलना चाहता, ज्यादातर उन लोगों का यानी दही सिंध का या नाखांदों का कोटा ज्यादा था। नाखांदा आदमी सरकारी दफ्तर में ऑफिसर और शहरी सिंध का तालीम याफ्ता आदमी चपरासी। फिर जो सिंध का हश्र हुआ वो दुनिया ने देखा और दुनिया देख भी रही है। पाकिस्तान बनने के बाद जल्द ही फौज ने रियासत को शिकंजे में इस तरह जकड़ लिया जिस तरह बांस के शिकंजे में चुड़िया जकड़ी जाती है। 50 से आप देख लें, जमहूरियत चलने नहीं थी, बिगनिंग से ही रोज वज़ीर-ए-आज़म बदलते थे। ये सारे मामलात, इनको गौर से इस पर तनकीद करने वाले पहले पूरे हालात का जायजा लें और फिर पता नहीं किसको दिखाने के लिए जमहूरियत का खेल भी शुरू कर दिया, जो हर साल खेला जाता, जो हर चंद साल के बाद खेला जाता है। हालांकि दुनिया को ना उनकी जमहूरियत से ना उनके मार्शल से कोई दिलचस्पी है। तारीख गवाह है, बड़े ममालिक इनको सिर्फ अपने मकासद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कभी मुजाहिद बनाकर और चंद पैसे देकर किसी से लड़वा दिया, कभी दहशतगर्द करार देकर मार दिया, या फिर कभी लड़ाई झगड़े से बाहर आए भी तो इकॉनमी में जकड़ दिया। भीख मांगने की ऐसी आदत डाल दी कि दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी IMF, तो कभी वर्ल्ड बैंक, तो कभी सऊदी अरब, तो कभी कतर,
तो कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी बरतानिया, और तुरफा तमाशा इस पर, इस दफ़ा तो हमें वज़ीर आज़म भी भीख मंगा ही मिला। दुनिया भर से भीख मांग मांग कर रिकॉर्ड ही कायम कर दिए। पहले वाले भी भीख ही मांगते थे, लेकिन इतने माहिर नहीं थे। बस पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की भलाई अब इसी में कि पाकिस्तान को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करके आज़ाद कर देना चाहिए, और फिर चाहे इस आज़ादी के बाद आप इसे यूनाइटेड इमारात ऑफ पाकिस्तान कहें या कुछ और। डॉक्टर नदीम सैयद। मैं आज का वीडियो इस पर ख़त्म करता हूँ। इस पर तबसरा थोड़ा बहुत कल कर लेंगे। आखिर में बस इतना कहता चलूँ, इस बाल्कनाइजेशन को देख के ही मैंने इसमें जो सोल है उस पर मैंने ये पढ़कर आपको उनका आर्टिकल सुनाया है कि आसिफ जरदारी जब न्यूयॉर्क में रहा करते थे तो अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन की तर्ज पर टूटेगा, और जो सिंध हुकूमत जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है, लगता है कि वो इसी फिलासफी को जहन में रखकर ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।